नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन दिल्ली में हैं और माना यह जा रहा है कि दिल्ली में बहुत कुछ सियासी समीकरण की फेरबदल की कोशिश जो है वो की जा रही है। बता दें कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी में शामिल चंपाई सोरेन हो सकते हैं। इस बीच खबर ये भी है कि जेएमएम कांग्रेस के कुछ नाराज विधायकों से भी उनकी बातचीत लगातार चल रही है। चंपाई सोरेन की बीजेपी नेताओं के साथ भी बातचीत जारी है। तो कई ऐसे विधायक हैं जिनकी नाराजगी है जेएमएम से, और साथ ही साथ कुछ कांग्रेस के भी विधायक जिनकी नाराजगी उनकी पार्टी के अंदर और उनके संपर्क में चंपाई सोरेन है। और चंपाई सोरेन की बातचीत लगातार उन नेताओं से जारी है जिनकी नाराजगी या तो जेएमएम से है या फिर कांग्रेस से है। तो क्या जो नाराज नेता है वो चंपाई सोरेन के साथ आएंगे और चंपाई सोरेन उन नेताओं को लेकर के बीजेपी के साथ जाएंगे? झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। दिवाकर तिवारी जी, जिस तरीके से झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब दिल्ली में है, बीजेपी नेताओं से बातचीत हो रही है, लेकिन सबसे खास कि कुछ ऐसे चेहरे जो जेएमएम कांग्रेस के नाराज चेहरे हैं, क्या वो चंपाई के साथ जाएंगे और चंपाई अभी क्या रणनीति बना रहे होंगे? देखिए, चंपाई सोरेन लगातार जो असंतुष्ट विधायक हैं कांग्रेस और जेएमएम के, उनके संपर्क में है। बीजेपी भी उन विधायकों और नेताओं के संपर्क में है। लगातार बातचीत जारी है और संभावनाओं को तलाश रही है बीजेपी की कौन कौन से विधायक जो है चुनाव की अधिसूचना से पहले उनके साथ आ सकते हैं, उनके पाले में आ सकते हैं। अभी फिलहाल चंपाई सोरेन की जो स्थिति है वो अभी फिलहाल जो है बातचीत की स्थिति है। वो बीजेपी के लिए उन असंतुष्ट विधायकों से बातचीत का एक जो है जरिया है और वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल वो दिल्ली में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि वो द्वारका और जो है धौला कुआं के किसी लोकेशन में मौजूद हैं और लगातार जो है कुछ घंटों की बातचीत उनकी जारी रहेगी असंतुष्ट विधायकों के साथ, नेताओं के साथ। और अगले कुछ दिनों में चंपाई सोरेन जो है बीजेपी में शामिल होने का फाइनल फैसला कर सकते हैं जी। अभी कुछ विधायक हैं जो बीजेपी के साथ संपर्क में है, लेकिन आधिकारिक रूप से या खुले तौर पे कुछ स्वीकार नहीं किया है कि उनकी स्थिति क्या है। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम जो लोकसभा चुनाव में ही बागी तेवर अख्तियार कर लिए थे, जिसकी वजह से जो है उनकी विधायकी गई, वो बीजेपी को लेकर खुले तौर पे बोल चुके हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। दिवाकर, झारखंड पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के कई तस्वीरें सामने आती रही। हालांकि उस वक्त हेमंत सोरेन बीजेपी पर आरोप लगाते रहे और अपने विधायकों को साथ लेकर के कई सुरक्षित स्थानों पर घूमते रहे और कई बार ऐसी तस्वीरें झारखंड के सियासत से निकल करके सामने आई। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन के लिए कितनी बड़ी चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखना, क्योंकि इस बार तो बीजेपी ने सीधा डाका नहीं डाला है बल्कि चंपाई सोरेन ही बगावत कर गए हैं और उनके साथ भी कई ऐसे अब चेहरे जाने को तैयार हैं जिनकी नाराजगी है। तो इसको कैसे हैंडल अप करेंगे हेमंत सोरेन, जेएमएम पार्टी? देखिए, चंपाई सोरेन जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपने एक्स में जो पोस्ट में उन्होंने लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं, उसमें एक लाइन उन्होंने ये भी लिखी है कि वर्षों से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, इनकी केंद्रीय कार्यकारिणी है, उसकी बैठक नहीं होती है और कोई भी आदेश पारित कर दिया जाता है, उसको थोपा जाता है। तो ऐसे में शिबू सोरेन जो सबसे सीनियर नेता हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, चंपाई सोरेन भी शिबू सोरेन के साथ जो है राजनीति लंबे समय से करते आ रहे हैं। फिलहाल उनकी स्थिति शिबू सोरेन के बाद सबसे वरिष्ठ नेता की है। जब सबसे वरिष्ठ नेता ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जेएमएम के लिए आने वाले दिन जो है काफी मुश्किलों भरे हो सकते हैं। और चंपाई सोरेन चूंकि सीनियर नेता हैं तो उनके संपर्क में कोई नेता नहीं है, कोई विधायक नहीं है, इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो है चंपाई सोरेन कुछ नेताओं के संपर्क में है। अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में ये तस्वीर साफ होती है कि कौन कौन से विधायक जो है खुले तौर पे जो है चंपाई सोरेन के साथ आते हैं और बीजेपी के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो आने वाले जो कुछ दिन है वो काफी दिलचस्प है। चंपाई सोरेन पर पूरी नजर टिकी हुई है। सियासी गलियारों में चंपाई सोरेन जो है तेजी से उभरते हुए नाम है। और चलिए, बिल्कुल, तो आपकी नजर लगातार बनी हुई है इस सियासी सरगर्मी पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इस अपडेट के लिए आपका।
और देखिए, इस बीच पटना के दानापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। तो एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है जहां पर व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बाजिदपुर मंदिर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। रंग बहादुर राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि रंग बहादुर राय जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है वो पुलिस की गाड़ी चलाता था। इस डीपीओ और पुलिस की टीम जो है मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो दानापुर से ये बड़ी खबर जहां व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रंग बहादुर राय नाम बताया जा रहा है जो पुलिस की गाड़ी चलाते थे। बड़ी खबर पटना से है जहां पर रेलवे अस्पताल में अचानक से आग लग गई और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। पटना जंक्शन के करबिगहिया छोड़ पर रेलवे के अस्पताल में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार पहली मंजिल पर लगे एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। आग लगने के कारण कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर तुरंत काबू पाया गया। वार्ड से तुरंत मरीजों को बाहर निकाला गया। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। ज्यादा जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। पटना जंक्शन के रेलवे अस्पताल में पहली मंजिल के एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने के कारण काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। ये रेलवे का अस्पताल है, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है और इसी के पहले मंजिल पर एसी में शॉर्ट सर्किट के दौरान आग लग गई थी। हालांकि मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर तत्काल काबू पाया गया। किसी प्रकार की कोई हानि की खबर नहीं है, लेकिन अस्पताल में जिस तरह से आग लगने की घटना हुई ये वाकई चिंता का कारण था। लेकिन जो दमकल की टीम थी वो समय पर पहुंची और आग पर तत्काल काबू पाया गया। किसी प्रकार की कोई हताहत की घटना नहीं हुई और पूरी तरह से जो आग है वो पूरी तरह से आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल जो स्थिति है आग पूरी तरह से बुझाया जा चुका है। जो दमकल की कई गाड़ियां यहाँ पहुंच गई थी उन्होंने आग पर काबू पाया और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में किया है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो देखिए, पटना जंक्शन के पास से ये रेलवे अस्पताल जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर अचानक आग लगी। लेकिन सबसे खास बात की सभी लोग सुरक्षित बताया जा रहे हैं। ये गनीमत रही बताया जा रहा है कि जैसे ही आग लगने की खबर फैली वैसे ही वार्ड से मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। और देखिए, बंगाल के मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर के पटना की अगर बात करें तो यहाँ अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। खास करके ओपीडी सेवाओं की अगर बात करें तो ओपीडी सेवाएं बिल्कुल बाधित हैं और आईजीआईएमएस पटना के आईजीआईएमएस में ओपीडी सेवा पिछले कई दिनों से बंद है, जिसके कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मरीज पिछले 7 से 8 दिन से इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं, पर इलाज की सुविधा नहीं मिलने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ओपीडी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आईजीआईएमएस से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। महिला चिकित्सक की हत्या के बाद देश भर के चिकित्सकों में खासा आक्रोश है और पूरी तरह से ओपीडी सेवा को राजधानी की बात करें तो पूरी तरह से तमाम अस्पतालों में ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित है। आईजीआईएमएस में भी हम हैं और ओपीडी सेवा बाधित होने के बाद की ये स्थिति है। जो मरीज हैं वो काफ़ी परेशान हैं। कई दिनों से मरीज यहाँ आकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ओपीडी खुले, कब डॉक्टर आए और कब उनका इलाज हो। बिहार के कई जगहों से आए हुए हैं मरीज। 8-8, 10-10 दिन से यहाँ पर ये मरीज इंतज़ार कर रहे हैं कि ओपीडी खुले और उनका यहाँ माकूल इलाज हो सके। लेकिन परिस्थितियाँ ये बनी हैं कि डॉक्टरों के द्वारा ओपीडी को पूरी तरह से बाधित किया गया है और जिसके कारण इन मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। कितना दिन से यहाँ है? 15 दिन से नहीं इलाज हुआ है। आपकी कौन? क्या हुआ? कहाँ से आप आए? कितना दिन से हैं यहाँ पर? 8 दिन से। क्या प्रॉब्लम था इनको? 8 दिन से यहीं पर है। डॉक्टर से इलाज नहीं हो पाया। देख सकते हैं मरीज कितने परेशान हैं। कोई 8 दिन से, कोई 10 दिन से
तो कमोवेश यही स्थिति है, क्योंकि ओपीडी बंद है और ये तमाम जो अस्पताल है, तमाम अस्पतालों के यही हालात हैं। जो बड़े अस्पताल हैं ओपीडी पूरी तरह से बंद है और जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान है। और ये सोचने वाली बात है कि ये हड़ताल कब टूटती है, कब इन मरीजों का इलाज हो पाता है। फिलहाल जो स्थिति है ये मरीज काफ़ी परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। 175 सवाल और सभी के जवाब ऑप्शन 1। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा ही सामने आया है रेलवे के एग्जाम में। समझिए कि किस स्तर से गड़बड़ी हुई है, यानी कि जिसको पता है कि ऑप्शन 1 सही है वो सभी ऑप्शन 1 पे टिक करके 175 के 175 सवालों का सही जवाब दे सकता है। बता दें कि दानापुर में इंडियन रेलवे के सभी 16 जोन के मुख्यालय में नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे द्वारा आयोजित असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है। इस गड़बड़ी का खुलासा दानापुर में आरटीआई एक्टिविस्ट रणजीत मिश्रा ने किया है। रेलवे के इंटरनल एग्जाम में 175 सवाल थे और सभी क्वेश्चन में क्वेश्चन सेट करने वालों ने ऑप्शन 1 को ही आंसर सेट किया था। अभ्यर्थियों को सिर्फ ऑप्शन 1 की जानकारी होनी चाहिए और वो इस एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे। इस गड़बड़ी में भारी पैसे का लेन देन का भी मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता रणजीत मिश्रा ने NAIR पर सीधा गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने रेलवे के होने वाले LDC एग्जामिनेशन के असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के क्वेश्चन पेपर में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया और इसकी जांच की मांग की है। रणजीत मिश्रा से बात की है संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। रेलवे के इंटरनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ACM में भारी गड़बड़ी का मामला सामने देखने को आ रहा है और इसका खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट रणजीत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ वो कागजात भी है। आप देख लीजिए, ये कागजात है जो साबित करता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। इसके गड़बड़ी का जो मामला है, हर एक क्वेश्चन जो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे का असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर का जो है एग्जाम हुआ है उसमें ये गड़बड़ी आई है। इसमें जो ऑप्शन आईडी है वो क्वेश्चन का ऑप्शन आईडी 1 से लेकर के 700 तक है और इससे ये साबित होता है कि हर एक क्वेश्चन का, जैसे ऑप्शन आईडी यहाँ 5 है, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5वां जो है ये ऑप्शन आईडी है और ये 5वां जो है दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर है और यही आंसर इसी तरह का सभी क्वेश्चन में है। यानी कि पूरे जो है 175 क्वेश्चन है और इन सभी 75 क्वेश्चन में एक ही आंसर है। यानी कि अगर आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हैं तो आपका सही जवाब होगा। तो ये गड़बड़ी जो है इन्होंने किस तरह से इसको उजागर किया और किस तरह से जो है ये इनके संज्ञान में आया, हम इनसे जानते हैं किस तरह की गड़बड़ी है ये और कैसे संज्ञान में आया। एक्चुअली ये 4 अगस्त को एग्जाम हुआ था भारतीय रेल के सभी मंडल मुख्यालय, जोनल मुख्यालयों में। 175 प्रश्न में से 150 का जवाब देना था। बहुत सारे अभ्यर्थियों को 150, एक अभ्यर्थी को NFR रेलवे के एक अभ्यर्थी को 150 नंबर आया है। ECR के 3 अभ्यर्थी को, एक अभ्यर्थी को 149, एक को 147 और एक को 143 आया है। तो चर्चा का मुद्दा बना कि आखिर इतना नंबर कैसे आया है। तो 7 तारीख से लेकर 9 अगस्त तक, 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक क्वेश्चन और आंसर डाउनलोड करने का अभ्यर्थियों के पास समय था और आईडी बढ़ते चला गया। जैसे पहले प्रश्न का 4 विकल्प है तो आईडी 1 2 3 4 है, दूसरे प्रश्न का 5 6 7 8 है, तीसरे प्रश्न का 9 10 11 12 है। तो जैसे पहले प्रश्न का जवाब 1 हो गया, दूसरे का 5 हो गया, तीसरे का 9 हो गया, चौथे का 13 हो गया, इस तरह से बढ़ते चला गया है। एक बाइक और उस पे सवार 1 2 3 नहीं बल्कि 6 लोग। जी हाँ, ऐसा ही मामला सामने आया है बगहा से। जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर ट्रैफिक नियमों को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से शख्स बाइक चला रहा है और 2 महिलाएं नजर आ रही है, 2 बच्चे हैं और खुद बाइक सवार जो है वो बाइक चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क पर एक बाइक सवार 6 लोगों के साथ बाइक चलाते दिखा, जिस पर 2 महिलाएं और 3 बच्चे बैठे नजर आए। तस्वीर बगहा बेतिया मुख्य पथ NH 727 की है। एक तरफ सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे देश में अभियान चल रहा है, तो वहीं ये तस्वीर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती पर बड़े सवाल उठा रही है। सवाल सिर्फ कानून तोड़ने का नहीं है, बल्कि यह भी है कि लोगों को अपने जान की थोड़ी भी परवाह नहीं है।
इन तस्वीरों के सामने आने के बाद न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से सड़क पर सावधानी से बाइक चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। आज रक्षाबंधन है और इस रक्षाबंधन को मनाने का अंदाज जो है वो कई जगहों पर अलग अलग नजर आया है। भाइयों की कलाई में बहनें राखी बांध रही है तो दूसरी तरफ तस्वीर जो सामने आई है जहां पर वृक्षों को राखी बांधी गई है और पर्यावरण बचाने का एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है। दानापुर की यह तस्वीर है जहां नौबतपुर में तिरंगा धाम खजूरी में वृक्षारोपण और वृक्षा बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों के साथ पूर्व विधान पार्षद राधा मोहन शर्मा के साथ कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व विधान पार्षद राधा मोहन शर्मा ने लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। वहीं गया में तीरंदाज खिलाड़ियों ने रक्षाबंधन मनाया है और यहां भी रक्षाबंधन का अलग अलग रंग जो है वो देखने को मिला है। इस रक्षाबंधन पर ये संदेश देने की कोशिश की भाइयों की कलाई में जब बहनें राखी बांधती हैं तो वचन भी अपनी सुरक्षा का वो लेती हैं। खेल के साथ साथ आपसी भाईचारा और बॉन्डिंग को भी इस मौके पर दिखाया गया। इस दौरान तीरंदाज बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। प्रशिक्षक की माने तो खेल के साथ संस्कार और संस्कृति को भी सीखना जरूरी है और इस पर्व के जरिए खिलाड़ियों के बीच उत्साह और भाईचारा का भी संदेश दिया गया। अब बात गोपालगंज के उस थाने की करते हैं जहां सावन पूर्णिमा पर एक अलग ही अंदाज नजर आता है और इस सावन पूर्णिमा के मौके पर जो ड्रेस कोड है वो भी काफी अलग और निराला होता है और ऐसे में यहां पर पूजा अर्चना की जाती है। बताते चले कि हर साल सावन पूर्णिमा के दिन थानेदार से लेकर पुलिसकर्मी तक वर्दी की जगह पीली धोती में नजर आते हैं। थानेदार यजमान की भूमिका में होते हैं और वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हैं। हम बात कर रहे हैं कुचायकोट थाना की। थाना परिसर में अंग्रेजों के जमाने से सती पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। सावन पूर्णिमा पर थानेदार मां सती की पूजा करते हैं। लोग बताते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल से ही यहाँ पुलिस और जनता के सहयोग से सती पूजा की जाती है। प्रसाद वितरण और भंडारा भी किया जाता है। पुलिस कर्मियों का मानना है कि सती पूजा से सालों भर मां सती की कृपा थाने में तैनात जवान और पुलिस अधिकारियों पर बनी रहती है। मंदिर है जो यहाँ सन 1830 ईस्वी से इस मंदिर को स्थापना किया गया, जिसके यहाँ से माता सती का पूजा पाठ हर रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। बहुत भव्य रूप से माता का पूजा किया जाता है। हम लोग सभी थाना के पूरा स्टाफ, गांव के लोग और पूरे थाना क्षेत्र के लोग सभी लोग मिल के पूजा कराते हैं। सभी जनता के सहयोग से पूजा होता है और जो भी लोग मन्नत अपना मांगते हैं वो माता जी के आशीर्वाद से पूरा किया जाता है। 1865 से सती माँ की पूजा की जाती है। सावन के पूर्णिमा के दिन यहाँ मान्यता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ही 1865 से ही जो भी थानेदार यहाँ रहे या प्रशासनिक पदाधिकारी रहे, अगर पूजा नहीं की गई उस समय उथल पुथल मचा रहता था यहाँ। जब जब पूजा की गई थाना और जिला, कुचायकोट थाना और गोपालगंज जिला शांतिपूर्ण तरीके से साल भर अपना काम कर। बिहार के कुचायकोट के इस थाने में आज भी परंपरा कायम है, भले ही इसे अंधविश्वास कहें या फिर मान्यता। 1865 से चली आ रही ये मान्यता आज भी कायम है और यहाँ आज भी सावन की पूर्णिमा पर भव्य तरीके से पारंपरिक रूप से पूजा होती है और थाने के थानेदार पीली धोती में यजमान बनकर शामिल होते हैं। थाना का पूरा परिवार इस कार्यक्रम में शामिल होता है और सती की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। कटिहार में दुर्गा जत्था समूह की बहनों ने मीडिया कर्मियों को राखी बांधी। इसके साथ साथ बंगाल की डॉक्टर बिटिया की हत्या मामले को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए।
साथ ही सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग की। दुर्गा जत्था समूह की बहनों से बात की संवाददाता सुब्रत गुहा ने। बिहार के दुर्गा जत्था के बहनों ने मीडिया कर्मियों को राखी बांधकर एक नया अध्याय का शुरुआत किया है। क्या चाहते हैं दुर्गा बहन के जत्था के बहन राखी के मौके पर अपने समाज से जो कोलकाता में कांड हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं, जरा बात कर लें। मैं तमाम देशवासियों से रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पे बस एक ही मांग करती हूँ कि बेटियों के लिए एक ऐसा कठोर नियम बनाया जाए ताकि अपराधी फिर से ये घटना करने से पहले हजार लाखों बार सोचे कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए तो हमें जागरूक होना चाहिए, साथ ही हम शिक्षा के साथ साथ अपने अधिकार के बारे में जानें ताकि हम बेटियां सक्षम, सुरक्षित और संकल्प ले कि हम अपने अधिकार के बारे में जागरूक किस तरह हो। देख रहे हैं कि लड़कियों को एक तरफ बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, पढ़ो, ये बनो, वो बनो, हर तरह से किया जा रहा है, सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि उतनी बड़ी जब डॉक्टर हो कि उनके साथ ऐसा मतलब ये हो सकता है, कांड हो सकता है, तो हम गांव की लड़कियां तो बहुत असुरक्षित हैं। देखिए, शहर हो या गांव, हर बेटी की उड़ान जरूरी है और अगर समाज उसके सहयोग करे तो बेटियां भी ऊंची उड़ान भर सकती है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।